हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो जैसा कि आप लोगों को WBCHSC के न्यू रूल्स के बारे में पता है, तो उस हिसाब से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। ये चैप्टर 1 है, यूनिट 2 का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यही चैप्टर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रीफ आइडिया अबाउट कॉलोनियल इंपीरियलिज्म इन एशिया एंड द न्यू वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है, यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगल, नीदरलैंड और रशिया एशिया में पहले ट्रेड के लिए आए। बाद में उन्होंने अपनी आर्मी और पावर का यूज करके कई देशों पर कब्जा कर दिया और उन्हें कॉलोनीज बना दिया। तो न्यू वर्ल्ड का मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से है, ठीक है। तो स्पेन, पोर्तुगल, ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका के कई हिस्सों पर कब्जा करके कॉलोनीज बनाई। वहां से सोना, चांदी और दूसरे रिसोर्सेज लेकर यूरोप भेजे गए और बहुत प्रॉफिट कमाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कॉलोनी के एस्टैब्लिशमेंट का। तो यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनीज के एक ही दिन में नहीं बनाई, ठीक है। कॉलोनीज यूरोपियन कंट्रीज एक ही दिन में नहीं बनाई। इसके पीछे कई हिस्टोरिकल रिसोर्सेज थे। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि फर्स्ट पॉइंट में है क्रूसेड, जो इसका रोल है ये 1096 से 1291 में, ठीक है। तो क्रूसेड क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच जेरूसलम को लेकर हुए धर्म का जो लड़ाई था वो है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, यूरोप के हजारों लोग मिडल ईस्ट गए। वहां उन्होंने पहली बार इंडिया और चाइना की चीजें जैसे मसाला, सिल्क, परफ्यूम और कीमती सामान देखे। यूरोप लौटने के बाद उन्हें ये सामान बहुत पसंद आया और डिमांड बढ़ गई। तो इसका इजी मतलब ये है कि क्रूसेड्स ने यूरोपियन को ईस्ट की अमीरी और व्यापार के बारे में बताया, उनका जो ट्रेड था उसके बारे में बताया। नंबर 2 में आता है अट्रैक्शन टू द ट्रेजर ऑफ द ईस्ट। उस समय इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया बहुत अमीर था, जैसे स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, टी, पोर्सिलीन, गोल्ड और प्रीवियस फूड्स, ठीक है। ये सब ज्यादा पाया जाता था उन सब जगह में। तो यूरोप में इन चीजों की बहुत डिमांड थी, लेकिन इन्हें अरब मर्चेंट्स के थ्रू खरीदना पड़ता था, जिसके वजह से ये बहुत महंगी हो जाती थी, ठीक है। तो वो लोग चाहता था फ्री में यहाँ पे आके ट्रेड करें। थर्ड में आता है रिनाइसेंस। तो रिनाइसेंस का मतलब है मतलब दोबारा जन्म लेना, तो यानी नॉलेज और लर्निंग को दोबारा जागना। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई, बेहतर शिप्स और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट बन गया। लोग नए देश और नए सी रूट्स ढूंढने लगे। एक्सप्लोरर्स जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को द गामा ने लंबा सी वॉयज किया, सी एक्सप्लोरेशन किया। यूरोपियंस को एशिया और अमेरिका तक पहुंचने आसान हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल। ओटोमन तुर्क ने, इसमें क्या हुआ था, तो 1453 में कॉन्स्टेंटाइनोपल जो था गिर गया था। तो ओटोमन तुर्क ने कॉन्स्टेंटाइनोपल पर कब्जा कर लिया। ये यूरोप और एशिया के बीच सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था, ठीक है। तो यूरोप और एशिया जो था, जो उसके बीच जो ट्रेड रूट था, तो वो कॉन्स्टेंटाइनोपल से होकर गुजरता था। तो ओटोमन एम्पायर जब अपना कब्जा कॉन्स्टेंटाइनोपल में जमा लिया, तो यूरोप और एशिया के बीच जो ट्रेड रूट था वो बहुत मुश्किल हो गया। मतलब वहां से सामान नहीं ले जा सकता इंसान, वहां से ट्रेड नहीं कर सकता था। तो अब यूरोपियंस को एशिया का पुराना लैंड रूट यूज करना था, बहुत मुश्किल और महंगा पड़ने लगा। पुराना लैंड रूट वही कॉन्स्टेंटाइनोपल वाला। तो वो लोग न्यू लैंड रूट चाहते थे, तो वो लोग न्यू लैंड रूट चाहते थे। तो न्यू लैंड रूट का भी खोज हुआ। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एंड कॉलोनाइजेशन में ये हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का मतलब क्या है, तो ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का मतलब है नए देश और नया सी रूट का खोज, ठीक है। तो ये सब क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि यूरोप के लोग इंडिया और चाइना से मसाला, सिल्क, सोना और दूसरी कीमती चीज खरीदना चाहते थे। लेकिन पुराना लैंड रूट कॉन्स्टेंटाइनोपल के थ्रू जो लैंड रूट था 1453 में ओटोमन तुर्क ने कब्जा करके ओटोमन तुर्क के कब्जे में चला गया, ठीक है। तो अब वहां से ट्रेड मुश्किल हो गया और महंगा हो गया। तो इसीलिए यूरोपियंस जो है वो सोचा कि अब ऐसे पहुंचने के लिए समुद्र का नया रास्ता ढूंढना होगा। तो यही जो समुद्री जो सी रूट जो है, इसका जो खोज के लिए इसका जो खोज किया जाता है, तो इसको जियोग्राफिकल डिस्कवरीज कहने लगा। तो इसका फर्स्ट में कौन खोज किया था, बार्थोलोम्यू डियाज करके एक नाम है। तो ये है 1450 से 1500 एडी में। तो ये कौन था, बार्थोलोम्यू डियाज पोर्टुगल का एक बहादुर नेविगेटर, एक्सप्लोरर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1488 में उन्होंने अफ्रीका का साउथ एंड तक पहुंचकर केप ऑफ गुड होप का सी रूट खोज निकाला। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये पोर्तुगीज सेलर थे। 1486 में किंग जॉन के अंडर ये पोर्तुगल का जो किंग था, पोर्तुगल का किंग जॉन 2 के अंडर ये
खोज करने के लिए निकले थे, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के लिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया था, इनका मतलब मेन गोल क्या था, इंडिया का सी रूट खोजना, ठीक है। तो ये जो है ये 3 शिप के लेके निकले थे। तो इनका तीनों शिप का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, साओ क्रिस्टोबाओ, साओ पंतालियो और अनदर शिप। तो ये दिसंबर 1486 में ये सैंट बारबरास लैंड पहुंचे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी, डीपली समझाऊंगी तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा। मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर समझा देती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इससे साबित हो गया कि अफ्रीका को समुद्र के रास्ते घूमकर ऐसा एशिया तक पहुंचना मुमकिन है, ठीक है। जब ये केप ऑफ गुड होप खोज निकाला बार्थोलोडियोस ने, तो इससे कंफर्म हो गया कि अफ्रीका का जो समुद्र का रास्ता है वो एशिया तक पहुंचना मुमकिन है, ठीक है। तो ये इंडिया का पूरा रास्ता नहीं था, लेकिन इंडिया पहुंचने का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने इंडिया जाने का रास्ता ढूंढने की शुरुआत की 1488 में, और ये पहुंचा, ये रीच किया केप ऑफ गुड होप, ओपन किया सी वॉयजेस इंडिया का मतलब फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के नेविगेटर थे, लेकिन उनका जर्नी स्पेन ने स्पॉन्सर किया, ठीक है। तो उनका जो जर्नी था तो उनका खर्चा कौन उठाया, स्पेन उठाया, ठीक है। तो स्पेन का राजा किंग फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला उठाई, ठीक है। तो उनका मकसद क्या था, वो वेस्ट डायरेक्शन में सेल करके इंडिया पहुंचना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 1492 में वो इंडिया नहीं पहुंच सके, गलती से वो अमेरिका पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो इंडिया आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने वहां के लोगों को इंडियंस कहा। इसका इम्पोर्टेंस है कि यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला, ठीक है। यूरोप के लोगों को अमेरिका के बारे में भी पता चला। बाद में स्पेन और दूसरे यूरोपियन देशों ने अमेरिका में कॉलोनीज बना ली। कोलंबस इंडिया ढूंढने निकले थे, लेकिन अमेरिका पहुंच गए 1492 में, ठीक है। और अब थर्ड में आते हैं वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा का हम लोग पढ़ते हैं। वास्को ड गामा पोर्तुगल का एक फेमस एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे ये भी, ठीक है। तो उनका सपना था इंडिया तक समुद्र के रास्ते पहुंचना, ताकि यूरोप को इंडिया के साथ सीधा ट्रेड करने का मौका मिले। तो उस समय यूरोप में इंडिया का मसाले, स्पाइसेस, सिल्क और कपड़े की बहुत डिमांड थी, लेकिन पुराना लैंड रूट बंद हो गया था, इसीलिए पोर्तुगल ने वास्को ड गामा को इंडिया का नया सी रूट ढूंढने के लिए भेजा। पोर्तुगल जो है वो चाहता था कि इंडिया से सीधा ट्रेड पोस्ट और बीच के ट्रेडर्स को हटा दिया जाए, वो डायरेक्टली इंडिया से सिर्फ वो चाहता था कि वो सिर्फ ट्रेड करे इंडिया से। तो 1497 में पोर्तुगल से अपना ट्रेड मतलब अपना वो स्टार्ट किया, ठीक है, वॉयज। और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार किया। अरब नेविगेटर की मदद से 1498 में इंडिया का कैलिकट पहुंच गया, ठीक है। वहां से रूलर जमोरिन से मिलकर ट्रेड का परमिशन मांगी, ठीक है। वास्को ड गामा का जो वॉयज है वो स्टार्ट होने के बाद यूरोप और इंडिया के बीच सीधा सी रूट मिल गया। पोर्तुगल ने इंडिया में ट्रेड शुरू कर दिया। बाद में पोर्तुगीज ने गोवा पर कब्जा करके अपनी कॉलोनीज बना ली, ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड भी इंडिया आए और कॉलोनीज बनाने लगे, ठीक है। पहले यूरोपियन बने जो सी रूट से इंडिया पहुंचा, यूरोप और इंडिया के बीच इनडायरेक्ट ट्रेड शुरू हुआ। पोर्तुगीज पावर इंडिया में बढ़ी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन एशिया। तो क्या प्रोसेस था एशिया में कॉलोनाइजेशन करने का, तो इसका इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि 15 सेंचुरी से पहले यूरोप के लोग एशिया से सिर्फ अरब मर्चेंट्स के थ्रू ट्रेड कर पाते थे, लेकिन 1453 में कॉन्स्टेंटाइनोपल के गिरने के बाद पुराने ट्रेड रूट मुश्किल हो गए, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ने नए सी रूट ढूंढना शुरू किए। पहले उनका मकसद सिर्फ ट्रेड था, लेकिन बाद में उन्होंने आर्मी और नेवी की ताकत से एशिया के कई देशों पर कब्जा करके कॉलोनीज बना ली। यही प्रोसेस यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन एशिया कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट में आते हैं पोर्तुगीज कॉलोनी। पोर्तुगीज के मसाले, सिल्क और सोना खरीदना चाहते थे। 1498 में वास्को ड गामा इंडिया के कैलिकट पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, 1498 में वास्को ड गामा इंडिया का कैलिकट पहुंच गया। इसके बाद पोर्तुगीज ने ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, आर्मी और नेवी की मदद से पोर्ट्स और कब्जा किया। पोर्ट्स पर अल्फोंसो दे अल्बुquerque करके है नाम, अजीब सा नाम है। तो 1510 में ये गोवा पर कब्जा कर लिए थे।
गोवा पोर्तुगीज रूल का मेन सेंटर बन गया, ठीक है। गोवा जो था वो पोर्तुगीज रूल का मेन सेंटर बन गया। पोर्तुगल ने गोवा, दमन, दीव, मलक्कत इन जैसे इलाकों पर कंट्रोल किया। अब इनका एम क्या था? इनका एम था मसालों का मतलब ट्रेड करना, फिर समुद्री रास्तों पर कंट्रोल, क्रिश्चियनिटी का बढ़ाना, ठीक है, फिर प्रॉफिट कमाना। तो नेक्स्ट पे आता है हमारा डच कॉलोनी। तो डच ने वीओसी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ठीक है। उनका मकसद था मसालों का ट्रेड करना, पोर्टुगल को हराकर एशिया में कंट्रोल बनाना। डच ने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, स्पाइसेस आइलैंड्स पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इंडोनेशिया उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी बनी, ठीक है। डच का जो सबसे बड़ा कॉलोनी था वो इंडोनेशिया बना। स्पाइस ट्रेड और मोनोपोली, ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। उनका जो एम था वो स्पाइस ट्रेड और मोनोपोली था, एक स्टेट का मतलब स्पाइस ट्रेड, ठीक है। उसके बाद फिर ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश कॉलोनीज। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी। तो शुरू में ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करते थे, लेकिन फिर वो लोग सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में फैक्ट्रीज बनाई। बाद में बैटल्स जीती, बहुत सारा लड़ाई जीता, इंडियन रूलर्स को हरा दिया, ट्रीटीज की। धीरे धीरे इंडिया पर ब्रिटेन रूल हो गया। बाद में बुर्मा, म्यांमार, मलाया पर भी कंट्रोल कर लिया। इसका एम क्या था? रॉ मटेरियल्स लेना, ब्रिटिश गुड्स बचाना, बेचना, ठीक है, और यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना, एम्पायर अपना बढ़ाना। अब नेक्स्ट में आता है फ्रेंच कॉलोनी। फ्रेंच ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इंडिया में पौंडीचेरी, चंद्रनगर जैसे सेंटर्स बनाए, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर कब्जा किया। इन तीनों को फ्रेंच इंडोनेशिया कहा गया, फ्रेंच इंडो चाइना कहा गया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। इन तीनों को फ्रेंच इंडो चाइना कहा गया। इनका एम क्या था? इनका एम ट्रेड करना था, कॉलोनी बनाना था, पॉलिटिकल पावर बढ़ाना था अपना। तो फ्रेंच ने साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों को अपनी कॉलोनीज बना लिया। अब फिफ्थ नंबर पे आता है कॉलोनीज ऑफ रशिया। रशिया ने सी ट्रेड से ज्यादा लैंड एक्सपेंशन की, ठीक है, वो लैंड एक्सपेंशन किया ज्यादा। तो उसमें साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे रीजन्स पर कंट्रोल किया। उनका एम था एम्पायर बढ़ाना, सिक्योरिटी को बढ़ाना, रिसोर्सेज को लेना, ठीक है। तो रशिया ने पास के एशियन इलाकों को धीरे धीरे अपने एम्पायर में मिला लिया। तो अब सिक्स में आता है कॉलोनीज ऑफ स्पेन। स्पेन का कॉलोनीज। तो स्पेन एशिया में ज्यादा बड़ा एम्पायर नहीं बना सका, ठीक है, छोटे एम्पायर बनाया, ज्यादा नहीं बना सका, लेकिन उसने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। स्पेन ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया, ट्रेड को कंट्रोल किया, ठीक है। फिलीपींस लगभग 300 ईयर्स तक स्पेनिश रूल में रहा। स्पेन ने फिलीपींस पर कब्जा करके वहां अपना राज्य चलाया, ठीक है। अब फाइनल इसका कंक्लूजन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यूरोपियन कंट्रीज पहले एशिया में ट्रेड के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आर्मी, नेवी और पॉलिटिकल पावर से यूज करके एशिया के कई देशों पर कब्जा कर लिया और कॉलोनीज बना ली। नेक्स्ट पॉइंट में आता है द प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ जापान बाय अमेरिका। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अमेरिका ने जापान को इंडिया की तरह कॉलोनी नहीं बनाया था। अमेरिका ने जापान पर प्रेशर डाला, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ सालों तक उस पर ऑक्यूपेशन मतलब कब्जा करके कब्जा करके चलाया, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को कोलोनाइजेशन से ज्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अमेरिका के रूप में समझना चाहिए, ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी से जापान ने साकोकू आइसोलेशन पॉलिसी अपना रखी थी, ठीक है। इस पॉलिसी के हिसाब से फॉरेनर्स को जापान आने की परमिशन नहीं थी। फॉरेन ट्रेड बहुत लिमिटेड था। जापान बाहरी देशों से दूर रहना चाहता था। तो 19वीं सेंचुरी में अमेरिका एशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता था। जापान का पोर्ट उसके शिप्स के लिए खुल जाए, पैसिफिक ओशियंस में अपने इन्फ्लुएंस बढ़े, चाइना और एशिया के साथ ट्रेड आसान हो सके। अमेरिका को जापान की लोकेशन और पोर्ट्स की जरूरत थी ताकि एशिया में ट्रेड बढ़ सके, ठीक है। तो अब 1853 में कैमोडोर पेरी बड़े बड़े वॉरशिप्स लेके जापान पहुंच गए। उन्होंने जापान से कहा अपने पोर्ट स्टेट के लिए खोल दो, वरना हम पोर्ट्स का यूज करेंगे। जापान अमेरिका की मिलिट्री पावर देखकर डर गया। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाकर जापान पर प्रेशर डाला। कन्वेंशन ऑफ कंगावा 1854 में हुआ। 1854 में जापान और अमेरिका के बीच ट्रीटी हुई। तो इस ट्रीटी के बाद जापान ने कुछ पोर्ट्स अमेरिका के लिए खोल दिया। अमेरिका शिप को आसानी हुआ, ठीक है। अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड शुरू हुआ। इफेक्ट्स ऑन जापान। जापान में इफेक्ट क्या पड़ा? तो
दूसरे यूरोपियन देशों ने भी जापान के साथ ट्रीटीज की। जापान को समझ आ गया कि अगर वो मॉडर्न नहीं बना तो फॉरेन पावर्स उस पर हावी हो जाएंगी और उस पर कब्जा कर लेंगी। इसीलिए जापान ने अपनी आर्मी, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज को मॉडर्न बनाना शुरू किया। और मतलब इसका इजी मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से जापान ने खुद को मॉडर्न और पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। अमेरिका ने कुछ सालों तक जापान पर ऑक्यूपेशन रखा। अमेरिका ने नए कॉन्स्टिट्यूशन बनवाए, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया, अमेरिका पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, इकोनॉमी और एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए। 1942 में ऑक्यूपेशन खत्म हो गया और जापान फिर से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ चाइना बाय वेरियस कंट्रीज। तो इसमें भी आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि चाइना कभी भी इंडिया की तरह किसी एक यूरोपियन कंट्री की कॉलोनी नहीं बना। इंडिया जो था वो ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश लोग के अंडर आ गया था। तो चाइना कभी भी एक कॉलोनी नहीं बना, ठीक है। तो बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों ने अलग अलग समय पर चाइना में अपना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मतलब सब डाला, ठीक है, प्रभाव डाला। इसीलिए चाइना को सेमी कॉलोनी भी कहा जाता है, ठीक है। अब 19th सेंचुरी में चाइना दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था। चाइना से मिलता था टी, सिल्क, पोर्सिलीन, कीमती सामान, ठीक है। तो यूरोप में इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फॉरेन कंट्रीज का मकसद था ट्रेड करना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, चाइना का बाजार पर कब्जा करना, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना। तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, बाद में फ्रेंच और दूसरे यूरोपियन मर्चेंट्स आए। शुरू में सब सिर्फ ट्रेड तक था, लेकिन ना धीरे धीरे ये कंट्रीज चाइना के अंदर ज़्यादा राइट्स मांगने लगी। अब थर्ड में अब आपका आता है कि चाइना ने फॉरेन मर्चेंट्स को सिर्फ कैंटन से ट्रेड करने की परमिशन दी थी। फॉरेन मर्चेंट्स सिर्फ कैंटन से ट्रेड कर सकते थे, सिर्फ कोहोंग मर्चेंट्स के साथ बिजनेस कर सकते थे, किसी और मर्चेंट के साथ वो लोग बिजनेस नहीं कर सकते थे। चाइनीज रूल्स फॉलो करते थे, उनको चाइनीज रूल्स फॉलो करना पड़ता था जो लोग ट्रेड के लिए चाइना आ जाते थे। अब ब्रिटेन चाइना से बहुत टी खरीदता था, लेकिन ना चाइना ब्रिटेन से सामान कम खरीदता था। इसीलिए ब्रिटेन को नुकसान हो रहा था और चाइना को फायदा हो रहा था। नुकसान पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने इंडिया में उगाई हुई ओपियम, अफीम, तो चाइना में बेचने शुरू कर दी। बहुत सारे चाइनीज लोग अफीम के आदी हो गए थे, मतलब उनको अफीम मतलब वो लोग लत लग गया था। तो चाइना की इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों खराब होने लगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था आपका। तो जब चाइनीज ऑफिसर लिन जेगजू ने ब्रिटिश ओपियम जब्त करके उनको खत्म कर दी, तब ब्रिटेन ने चाइना पर अटैक कर दिया। जब चाइनीज ऑफिसर लिन जेगजू ने ब्रिटिश ओपियम जब्त कर दिया था और उसको खत्म कर दिया था, तो ब्रिटेन ने चाइना पर अटैक कर दिया क्योंकि उनका जो प्रॉफिट था वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ नैंकिंग हुआ, ठीक है। तो और चाइना उससे हार गया था लड़ाई में। फिर वहाँ पे ट्रीटी ऑफ नैंकिंग हुआ। इस ट्रीटी के बाद चाइना को हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा और पासपोर्ट खोलने पड़े। ब्रिटेन को स्पेशल राइट्स मिला, चाइना को मुआवजा देना पड़ा, चाइना को पैसा देना पड़ा। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका था। अदर्स कंट्री इंटर चाइना मतलब बाकी सारा जो कंट्रीज था, ब्रिटिश को राइट मिलने के दूसरे कंट्रीज भी आ गए। ब्रिटिश को राइट मिलते ही दूसरा कंट्रीज भी वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ गए। तो ब्रिटेन को हांगकांग ट्रेड राइट्स और ये पोर्ट्स का पार्ट कंट्रोल करने लगा। और फ्रांस से ट्रेड और मिशनरी राइट्स को कंट्रोल करता और साउथ चाइना में इन्फ्लुएंस करता, ठीक है। तो शैंडोंग एरिया में इन्फ्लुएंस, जर्मनी जो है वो शैंडोंग एरिया में इन्फ्लुएंस करता था और रशिया नॉर्थ चाइना और मंचूरिया में इन्फ्लुएंस करता था जमीन हासिल की, ठीक है। अब जो चाइना को लड़ाई में हराकर जापान जो है वो चाइना को लड़ाई में हराकर कोरिया और ताइवान पर कंट्रोल हासिल किया। फिर स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो धीरे धीरे हर फॉरेन कंट्री ने चाइना के अलग अलग रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बना दिया। इस सिस्टम को स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो पूरी तरह किसी एक कंट्री की कॉलोनी नहीं बना, ठीक है। चाइना जो है पूरी तरह किसी एक कंट्री का कॉलोनी नहीं बना, लेकिन अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल भी नहीं रख सका। फॉरेन कंट्रीज उसके डिसीजन में दखल देने लगी, इसीलिए चाइना को सेमी कॉलोनी कहा जाने लगा, ठीक है। तो चाइना का सॉवरेनिटी कमजोर हो गया, पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीजें, तो चाइना का जो कॉलोनी था वो कमजोर हो गया और फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक में इफेक्ट हुआ, चाइनीज इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ, फॉरेन गुड्स बाजार में आ गए, चाइना को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, पैसा देना पड़ा। सोशल इफेक्ट, ओपियम एडिक्शन बढ़ गई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई, फॉरेन पावर्स के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में है अराइवल ऑफ यूरोपियन मर्चेंट्स इन चाइना।
तो इसका मतलब है कि चाइना पहले समय से ही एक बहुत अमीर देश था। यहाँ की टी, सिल्क, पोर्सिलेन, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप के देश इन चीज़ों को खरीदना चाहते थे, इसीलिए 16वीं सेंचुरी से यूरोप मर्चेंट चाइना आने लगे। लेकिन चाइना ने उन्हें पूरी फ्रीडम नहीं दी। फॉरेन मर्चेंट्स को सिर्फ कुछ झगड़ों पर और चाइनीज गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ता था। तो इसके फर्स्ट में आते हैं पोर्तुगीज मर्चेंट्स। पोर्तुगीज चाइना पहुंचने वाले पहले यूरोपियन मर्चेंट्स से 16वीं सेंचुरी में चाइना आए वो लोग। फिर उनका मकसद था, उनका जो एम था वो सिल्क और ये पोर्सिलेन खरीदना था। फिर बाद में उन्हें मकाऊ में ट्रेड करने और रहने की परमिशन मिल गई। मकाऊ पोर्तुगीज ट्रेड का मेन सेंटर बन गया। ठीक है, तो चाइना के साथ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना के साथ रेगुलर यूरोपियन ट्रेड की शुरुआत हुई। ठीक है, बाद में दूसरे यूरोपियन देशों को भी चाइना आने का रास्ता मिला। अब नेक्स्ट डच मर्चेंट्स। तो डच मर्चेंट पोर्तुगीज के बाद डच मर्चेंट्स चाइना आए। उनका मेन मकसद था टी खरीदना, सिल्क खरीदना, पोर्सिलेन खरीदना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, चाइना ने डच मर्चेंट्स पर भी सख्त रूल्स लगाए जैसे वो लोग पोर्तुगीज पर लगाए। ठीक है, पर तो डच ने चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पोर्तुगीज जैसी परमानेंट पोजीशन नहीं मिली, तो उनको नॉर्मल वैसे ही करना पड़ा जैसे नॉर्मल करना पड़ा। अब थर्ड में आता है इंग्लिश मर्चेंट्स। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स बाद में चाइना आए। उनका पर्पस था टी, सिल्क, पोर्सिलेन खरीदकर इंग्लैंड में बेचना। ठीक है, तो चाइना ने ब्रिटिश मर्चेंट्स को सिर्फ कैंटन से ट्रेड करने की परमिशन दी। ब्रिटिश इस रेस्ट्रिक्शन से खुश नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से बाद में ब्रिटेन और चाइना के बीच फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ। फर्स्ट का जो अफीम वॉर है वो हुआ। ब्रिटिश ज्यादा फ्रीडम से ट्रेड करना चाहता था, लेकिन चाइना मना करता था, तो इसी वजह से उनके बीच फर्स्ट ओपियम वॉर ट्रेड हुआ। ठीक है, अब फोर्थ में आते हैं रशियन मर्चेंट्स। रशियन समुद्र का रास्ता कम और लैंड रूट से चाइना के साथ ट्रेड करता था। रशिया जो है वो सी ट्रेड रूट से कम और लैंड रूट से चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड करता था। तो रशियन मर्चेंट्स जानवरों का खाल फर होता है, कपड़ा हो गया, फिर मेटल्स हो गया। ठीक है, उनका ट्रेड चाहता था, करता था। ठीक है, तो बाद में रशिया ने चाइना का नॉर्थ में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाया। रशिया जो बाद में जो रशिया है वो चाइना का नॉर्थ में अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाया। ठीक है, तो रशिया जमीनी रास्ते से चाइना के साथ ट्रेड करता था और धीरे धीरे अपना प्रभाव ज्यादा बढ़ा गया, अपना पावर बढ़ा दिया। ठीक है, अब वो फिफ्थ में अदर मर्चेंट्स आ गए। तो पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश और रशियन के अलावा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका का मर्चेंट भी चाइना आए। सबका एक ही मकसद था, ट्रेड करना, प्रॉफिट कमाना, चाइना के बाद बाजार का फायदा उठाना। बाद में इन सब देशों ने चाइना में अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। तो दूसरे यूरोपियन और वेस्टर्न देश भी चाइना में आकर मतलब ट्रेड और अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए आए। ठीक है, तो यूरोपियन मर्चेंट्स पहले ट्रेड के लिए चाइना आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ज्यादा ट्रेड राइट्स मांगा और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाया। इसीलिए इसी प्रोसेस में बाद में ओपियम वॉर और चाइना में फॉरेन वॉर्स के कंट्रोल का रास्ता खोल दिया। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट है कैंटन ट्रेड। तो कैंटन ट्रेड क्या है? तो कैंटन ट्रेड सिस्टम एक ऐसा ट्रेड पॉलिसी था जिसमें चाइना ने फॉरेन मर्चेंट को सिर्फ कैंटन पोर्ट से ही ट्रेड करने का परमिशन दिया था। चाइना नहीं चाहता था कि फॉरेन लोग पूरे देश में घूमे या हर जगह ट्रेड करे, इसीलिए उसने ट्रेड पर सख्त स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा। ठीक है, तो चाइना ने रूल बनाया कि सभी फॉरेन मर्चेंट सिर्फ कैंटन पोर्ट से ही ट्रेड करेंगे। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कैंटन ट्रेड का। तो नंबर 1 में है प्राइवेट ओनरशिप। चाइना में फॉरेन ट्रेड प्राइवेट चाइनीज मर्चेंट्स के थ्रू होता था। चाइना में जो फॉरेन ट्रेड होता था, बाहरी के मुल्क के लोग जो यहाँ पे आकर ट्रेड करते थे, वो चाइनीज मर्चेंट के थ्रू ही होता था। और फॉरेन मर्चेंट सीधा चाइनीज गवर्नमेंट या आम लोगों से ट्रेड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब है क्लोज डोर पॉलिसी। चाइना बराबरी देशों से कम संबंध मतलब कम रिलेशन रखना चाहता था। मतलब वो लोग फॉरेन कंट्रीज से कम रिलेशन रखना चाहता था, इसीलिए उसने फॉरेनर्स के आने और ट्रेड पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। चाइना को मतलब चाइना ने अपने देश का दरवाजा बाहरी लोगों के लिए लगभग बंद कर रखा था। थर्ड में आता है कंट्रोल ऑफ द कोहांग मर्चेंट। कोहांग मर्चेंट चाइनीज गवर्नमेंट के जरिए वहां पर ट्रेड करना चाहते थे। फॉरेन मर्चेंट को सिर्फ इन्हीं कोहांग मर्चेंट के साथ ट्रेड करने को परमिशन था। ठीक है, ये लोग टैक्स वसूलते थे और गवर्नमेंट का रूल नहीं मानते थे। ठीक है, फोर्थ में आता है काउंटर और नजराना सिस्टम। फॉरेन एम्बेसडर और मर्चेंट्स को चाइनीज इंपेरर के सामने घुटने टेककर और सिर झुकाकर रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती थी। ठीक है, इसे कॉटाओ कहते हैं। और नजराना का मतलब है इंपेरर को गिफ्ट देना की परंपरा। ठीक है, इसको नजराना सिस्टम कहते हैं। तो चाइनीज के इंपेरर को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुकना और गिफ्ट देना पड़ता था।
फिफ्थ में आता है यूनिलैटरल ट्रेड। चाइना यूरोप से बहुत कम सामान खरीदता था, लेकिन यूरोप चाइना से बहुत टी, सिल्क और प्रोटीन पोर्सलिन खरीदता था, इसीलिए ट्रेड के ज्यादा फायदा चाइना को होता था। ट्रेड एक तरफ ज्यादा था, इसीलिए इसे यूनिलेटरल वन साइडेड ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, अब सिक्स में आता है बैरियर्स टू एक्सेस। फॉरेन मर्चेंट्स पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, सिर्फ कैंटन से ट्रेड कर सकते थे, चाइना के अंदर आज़ादी से नहीं घूम सकते थे, परमानेंट सेटलमेंट की परमिशन नहीं थी, चाइनीज लॉज और रूल्स फॉलो करने पड़ते थे फॉरेन ट्रेडर्स के लिए। ये चाइना में ट्रेड करना आसान नहीं था, उन पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, तो अब हमारा आता है एंड ऑफ कैंटन ट्रेड। तो एंड ऑफ कैंटन ट्रेड कब खत्म हुआ? 1842 में। बहुत सारे रीजंस की वजह से कैंटन ट्रेड खत्म हो गया, रीजंस को भी पढ़ लेते हैं। तो चाइना में लगभग 100 साल तक कैंटन ट्रेड सिस्टम चला है। ठीक है, इस सिस्टम में फॉरेन मर्चेंट सिर्फ कैंटन से ही ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन देश इस सिस्टम से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि चाइना उनके ट्रेड पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से धीरे धीरे मतलब और आखिर में फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ। चाइना की हार के बाद कैंटन ट्रेड सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है इसका रीजन क्या क्या है। फर्स्ट में आता है प्राइवेट ट्रेड। ब्रिटेन के मर्चेंट्स बिना चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल के ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन चाइना कहता था कि फॉरेन मर्चेंट सिर्फ कोहांग मर्चेंट से थोड़ी ट्रेड कर सकते हैं। इस बात पर दोनों के बीच लड़ाई हुआ। अपनी मर्जी से ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन चाइना उन्हें रोकता था। सेकंड में फ्री ट्रेड। ब्रिटेन फ्री ट्रेड में विश्वास करता था। ठीक है, तो इसका मानना था कि सभी चाइनीज पोर्ट खुलने चाहिए, हर जगह ट्रेड की परमिशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ट्रेड में कम दखल देना चाहिए, लेकिन चाइना सिर्फ कैंटन पोर्ट से ही ट्रेड की परमिशन देता था। ब्रिटेन बिना रोक टोक पूरा चाइना में ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, थर्ड में ऑपोजिशन टू द क्लोज डोर पॉलिसी। चाइना की क्लोज डोर पॉलिसी के कारण फॉरेन कंट्रीज को बहुत रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता था। ब्रिटेन इस पॉलिसी के अपोज करता था। ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि इसे उसका बिजनेस और प्रॉफिट कम हो रहा है। ब्रिटेन चाइना की बंद दरवाजे पॉलिसी के खिलाफ था, ओपन क्लोज डोर पॉलिसी के। अब फोर्थ में आते हैं ओपियम ट्रेड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन चाइना से बहुत टी खरीदता था, लेकिन ना चाइना ब्रिटेन का सामान नहीं खरीदता था, इससे ब्रिटेन को नुकसान हो रहा था। नुकसान पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने इंडिया में उगाई हुई ओपियम अफीम चाइना में बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लाखों चाइनीज लोग अफीम को मतलब लत लग गया उनको। तो चाइना की गवर्नमेंट ने ओपियम पर रोक लगा दी और बहुत सारी ओपियम जब्त करके मतलब उसको जब्त कर लिया और उसको खत्म कर दिया। और ब्रिटेन ने इसे अपने ट्रेड का नुकसान माना और चाइना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिया। तो इसी को फर्स्ट ओपियम ट्रेड कहा गया है। ठीक है, तो चाइना का ट्रेड खत्म हो गया ऐसे और फर्स्ट ओपियम ट्रेड स्टार्ट हुआ। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ओपियम वॉर। तो फर्स्ट ओपियम वॉर ब्रिटेन और चाइना के बीच 1839 से 1842 तक हुआ। ब्रिटेन इंडिया में उगाई हुई ओपियम चाइना में बेच रहा था, इससे बहुत से चाइनीज लोग अफीम के आदी हो गए। जब चाइना की सरकार ने ओपियम पर रोक लगाई और ब्रिटिश ओपियम को जब्त करके नष्ट कर दिया, तो ब्रिटेन ने चाइना पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में चाइना हार गया। अब नेक्स्ट में इम्पैक्ट ऑफ द कैंटन ट्रेड सिस्टम। चाइना ने फॉरेन मर्चेंट को सिर्फ कैंटन न पोर्ट से ट्रेड करने की परमिशन दी थी। ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन न देश इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि चाइना उनके ट्रेड और प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, मतलब धीरे धीरे लड़ाई होने बढ़ने लगा। ठीक है, फिर फोर्थ में नहीं, अब है चाइना में फॉरेन मर्चेंट को सिर्फ कोहांग एसोसिएशन के अप्रूव्ड चाइनीज मर्चेंट के साथ ही ट्रेड करना पड़ता था। ब्रिटेन चाहता था कि लोग सीधा चाइनीज लोगों से और अपनी मर्जी से ट्रेड करें। इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ब्रिटिश मर्चेंट्स नाराज थे और चाइना पर प्रेशर बनने लगा। अब है कि चाइना बाहरी देशों से ज्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने फॉरेन ट्रेड और बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो ब्रिटेन जो था वो फ्री ट्रेड चाहता था, लेकिन चाइना अपनी क्लोज डोर पॉलिसी को बनाए रखना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई। फिर में चाइना खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल देश मानता था। वो फॉरेन कंट्रीज को अपने से नीचे समझता था। दूसरी तरफ ब्रिटेन चाहता था कि इसके साथ बराबरी का बिहेवियर हो। दोनों की सोच अलग थी, इसीलिए उनके बीच लड़ाई बढ़ गया। ठीक है, तो लड़ाई का तुरंत कारण तब बना जब चाइनीज ऑफिसर ली जेगू ने ब्रिटिश ओपियम को जब्त करके नष्ट कर दिया। ब्रिटेन ने इसे अपने ट्रेड का नुकसान माना और चाइना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। ब्रिटेन के ओपियम बेचने से लाखों चाइनीज लोग अफीम
लत लग गया, लाखों चाइनीज शौकीन को लत लग गया। इससे लोगों की सेहत खराब हुई, काम करने का जो पावर है वो कम हो गया और चाइना की इकोनॉमी भी कमजोर होने लगी। इसीलिए चाइना का जो सरकार है उसने ओपियम पर रोक लगाने का फैसला किया। फर्स्ट ओपियम वॉर में ब्रिटेन की जीत हुई और चाइना हार गया। लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ 19 पर साइन किया गया। इस ट्रीटी के तहत चाइना को हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा। 5 पोर्ट्स फॉरेन ट्रेड के लिए खोलने पड़े और ब्रिटेन को मुआवजा भी देना पड़ा। डिफेट ऑफ चाइना एंड ट्रीटी, चाइना की हार ने उसकी कमजोरी को दुनिया के सामने ला दिया। ट्रीटी ऑफ 19 की वजह से चाइना को बहुत सी ऐसी शर्तें माननी पड़ी जो उसके उसके मतलब लिए नहीं, वो नहीं मानना चाहता था। इस ट्रीटी को चाइना के लिए एक अनइक्वल ट्रीटी माना जाता था। अब नेक्स्ट में आता है आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ चाइना सॉवरेनिटी। लड़ाई के बाद चाइना का सॉवरेनिटी से देश चलाने की कमजोर हो गया। जो चाइना का मतलब अपनी मर्जी से देश चलाने का जो पावर था वो कमजोर हो गया। फॉरेन कंट्रीज चाइना का फैसलों में दखल देने लगे और चाइना अपने ही देश में पूरी तरह उसको इंडिपेंडेंस नहीं हो पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज इकोनॉमी। चाइना का इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट हुआ। तो चाइना को ब्रिटेन को बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ा। फॉरेन गुड्स चाइना के बाजार में आने लगी जिससे चाइनीज इंडस्ट्रीज और लोकल मर्चेंट्स को नुकसान हुआ। धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी कमजोर होती चली गई। ओपियम की लत की वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा मुश्किल पैदा हो गया। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लोग फॉरेन पावर से नाराज होने लगे और चाइना में सुकून से नहीं रह पाए। ठीक है, अब द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म इन चाइना। तो कोलोनियलिज्म की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका और जापान जैसे देशों ने चाइना के अलग अलग हिस्सों में अपना पावर बना लिया। चाइना किसी एक देश की कॉलोनी नहीं बना, लेकिन उसकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ट्रेड पर फॉरेन कंट्रीज का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। इसीलिए चाइना को सेमी कॉलोनी भी कहा जाता था। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, शॉर्ट में बताया था। अब मैंने आप लोगों को डीप में बता दिया। अब सेकेंड ओपियम वॉर है, तो सेकेंड ओपियम वॉर भी पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड ओपियम वॉर। फर्स्ट ओपियम वॉर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेकेंड ओपियम वॉर में क्या है, तो सेकेंड ओपियम वॉर 1856 से 1866 के बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चाइना के खिलाफ लड़ी। ठीक है, तो ये सेकेंड ओपियम वॉर में कौन लड़ा, ब्रिटेन और फ्रांस चाइना के खिलाफ लड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस चाइना से पूरी तरह खुश नहीं था। वो और ज्यादा ट्रेड राइट्स और चाहता था। ठीक है, जब चाइना ने उनकी मांगे नहीं मानी तो दूसरे लड़ाई शुरू हो गया। ठीक है, तो पहला लड़ाई के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस और ज्यादा फायदा चाहते थे। जब चाइना ने मना किया तो सेकेंड ओपियम वॉर शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता दी। सेकेंड पॉइंट में ये फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है डिमांड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट्स। तो ब्रिटेन और फ्रांस चाहता था कि चाइना के और ज्यादा पोर्ट्स खोले जाए, फॉरेन मर्चेंट्स को पूरा चाइना में ट्रेड करने की फ्रीडम मिले, बीजिंग और में उनका एम्बेसीज खोलने की परमिशन मिले। चाइना इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब नेक्स्ट में है प्रेशर ऑन चाइना। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी मिलिट्री पावर का यूज करके चाइना पर प्रेशर बनाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर चाइना उनकी मांगे नहीं मानेगा तो युद्ध होगा। ठीक है, तो ये लड़ाई होगा। फॉरेन कंट्रीज ने अपनी ताकत दिखाकर चाइना को मजबूर करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है ऑब्स्टेकल्स टू सेटलमेंट इन कैंटन। चाइना फॉरेन लोगों को कैंटन में भी पूरी तरह बसने या आज़ादी से घूमने की परमिशन नहीं देता था। ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि उनका जो लोग है वो चाइना में रह सके और अपना बिजनेस बढ़ा सके। अब फिर इसमें फोर्थ में है एरो शिप इंसिडेंट। 1856 में एरो नाम के एक जहाज को चाइनीज अथॉरिटीज ने रोक लिया और उसके कुछ सेलर्स को गिरफ्तार कर लिया। कुछ मतलब उसका जो सेलर्स था उनको कैद कर दिया और ब्रिटेन ने कहा कि इससे उसका झंडा और जो उनका जो अधिकार है उनका बेइज्जती हुआ, मतलब अपमान हुआ। और उसी घटने का मतलब उसी जो टाइम था उसी को लड़ाई का बहाना बना लिया। ठीक है, एरो जहाज का जो घटना था उसको ब्रिटेन ने लड़ाई शुरू करने का रीजन बना दिया। ठीक है, अब फिफ्थ में है मर्डर ऑफ चैपडेलिन। तो एक फ्रेंच मिशनरी ऑगस्ट चैपडेलिन को चाइना में गिरफ्तार करके मार दिया गया। ठीक है, फ्रांस ने इस घटना को अपना लोगों के खिलाफ अन्याय बताकर और ब्रिटेन के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। ठीक है,
अब इसका रिजल्ट क्या निकला ये लड़ाई को सेकेंड ओपियम वॉर में का, तो सेकेंड ओपियम वॉर में चाइना फिर से हार गया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ तियानजिन और कॉन्वेंशन ऑफ बीजिंग हुई, ठीक है। तो और ज्यादा चाइनीज पोर्ट्स इनके बाद और ज्यादा चाइनीज पोर्ट्स जो है वो फॉरेन ट्रेड के लिए खोल दिए गए। फॉरेन एम्बेसीज को बीजिंग में रहने की परमिशन मिली, फॉरेनर्स को चाइना में घूमने और वहाँ पे ट्रेड करने का फ्रीडम मिला। और ज्यादा फिर ब्रिटेन और फ्रांस का चाइना पर जो अधिकार था वो कम हो गया। ये ब्रिटेन और फ्रांस का बढ़ गया और चाइना का कम हो गया, ठीक है। तो चाइना फिर से हार गया और उसे फॉरेन कंट्रीज को और ज्यादा अधिकार देना पड़ा, ठीक है। तो सेकेंड ओपियम वॉर 1856 से 1860 के बीच में हुआ, तो ये याद रखिएगा आप लोग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।